Hello everyone, welcome back to your favorite YouTube channel. जैसा कि आपको बताया कि वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड आवर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, जिसके अंदर हम अथॉरिटीज़ वाला टॉपिक कवर कर रहे हैं। एंड उसके अंदर हम ऑलरेडी अपनी बहुत सारी अथॉरिटीज़ को कवर कर चुके हैं। लास्ट की हमारी 2 अथॉरिटीज़ बस रह गई हैं, दैट इज़ द इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स एंड नेशनल ट्राइब्यूनल्स। एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम अपना टॉपिक करने वाले हैं इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स के बारे में। इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसी के साथ ही रिलेटेड ही है इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स के बारे में भी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि यहाँ पर सेम टू सेम वैसी ही हैं जैसे लेबर कोड्स के अंदर होती हैं। तो थोड़े बहुत ही डिफरेंसेस हैं जो कि इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स के अंदर दिए गए हैं, जिसको हम आज की वीडियो के अंदर बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एंड बहुत ही एग्जामिनेशन अप्रोच के साथ इसको कवर करने वाले हैं। आई होप कि आप सभी अपने घर पे प्यार से होंगे, अच्छे से होंगे और खुश होंगे। चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिगिनिंग विद द इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स का मतलब क्या होता है। देखो, सेक्शन 2R के अंदर डिस्क्राइब करा गया है इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स के बारे में। एंड सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्राइब्यूनल्स एक्चुअल में होते क्या हैं। देखो, ट्राइब्यूनल्स क्या हैं, ये कोर्ट्स के जैसे ही होते हैं, लेकिन कोर्ट से थोड़ी कम पावर्स होती हैं ट्राइब्यूनल्स के पास। बेसिकली कोर्ट्स के पास में सारे ही मैटर्स आते हैं, लेकिन ट्राइब्यूनल्स के पास में सिर्फ गिने चुने मैटर्स ही आते हैं। बेसिकली एक स्पेसिफाइड बॉडी होती है जो कि पर्टिकुलर मैटर्स के साथ डील करती है और उन्हीं के ऊपर अपने ऑर्डर्स पास करती है, जजमेंट देती है। ठीक है, एक क्वासी जुडिशियल बॉडी हम इसको कह सकते हैं। क्वासी का मतलब क्या होता है कि नॉट पार्शियल, नॉट कंप्लीट। ठीक है, मतलब कंप्लीट नहीं, पार्शियली जुडिशियल बॉडी ये है। पार्शियली जुडिशियल बॉडी हमने क्यों कहा, क्योंकि इस पर में सारे के सारे कोर्ट्स के पावर्स नहीं होते। बेसिकली वर्क तो एज अ कोर्ट ही करती है, लेकिन इसके पास थोड़ी सी कम पावर्स होती हैं एज कम्पेयर टू द ऑर्डिनरी कोर्ट्स। एंड इट इज़ कॉन्स्टिट्यूट बाय द स्टेट के द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूट करा जाता है। वेराज कोर्ट्स जो है वो हमारे नेशनल लेवल पर आ जाते हैं और स्टेट्स लेवल पर भी होते हैं, बट बेसिकली हम कह सकते हैं कि उनको हमारे उसको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उसको स्टैब्लिश करा गया है। लेकिन यहाँ पर ये जो ट्राइब्यूनल्स हैं, ये पर्टिकुलरली स्टेट के द्वारा इनको कॉन्स्टिट्यूट करा जाता है। एंड दे आर वेस्टेड विद द जुडिशियल पावर्स, इनके पास में जुडिशियल पावर्स होते हैं विच इज़ नॉट प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव। तो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ये परफॉर्म नहीं करते, जुडिशियल फंक्शंस को भी परफॉर्म करते हैं। अब जिन ट्राइब्यूनल्स की हम बात कर रहे हैं, वो बेसिकली हम बात करने वाले इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स की, जिनको सेक्शन 7A के अंदर इनको कॉन्स्टिट्यूट करा गया है। अब वेबस्टर की डिक्शनरी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स क्या हैं, दीज आर द कोर्ट और फॉरम ऑफ जस्टिस विद अथॉरिटी टू डिसाइड द डिस्प्यूट्स को डिसाइड करने के लिए एक ऐसी अथॉरिटी है जिसको कि कोर्ट्स के जैसी पावर्स दिए गए हैं, जस्टिस इंश्योर करने के पावर्स बेसिकली दिए गए हैं। सो दैट आर द इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स, जिनके बारे में हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट डीप इनटू दिस टॉपिक। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स को एस्टैब्लिश करने का। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव देखो सारे के सारे अथॉरिटीज़ का ही यही है कि इंडस्ट्रियल पीस को मेंटेन करना एंड एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन के बीच में हार्मनी को एस्टैब्लिश करना, सो दैट कि हमारी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो सके। तो यही सारे के सारे अथॉरिटीज़ का प्राइमरी मोटिव है या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। इसका नेचर कैसा है इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स का, तो इसके नेचर की बात करें तो इट एडजुडिकेट्स द डिस्प्यूट्स बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन। एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, चाहे वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच के हों, चाहे वो वर्कमैन एंड वर्कमैन के बीच के हों, या फिर चाहे वो एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच के हों, तो सारे के सारे इनके बीच के जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, दे आर हार्मोनाइज्ड और दे आर एडजुडिकेटेड बाय द इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स। इनमें की डिफरेंसेस क्या है, इनकी की डिस्टिंक्शन क्या है इनका, दैट इट ऑफन डिसाइड्स द डिस्प्यूट्स वेयर नो प्री एग्जिस्टिंग लॉज एग्जिस्ट। कि बेसिकली इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल सिर्फ उन मैटर्स के साथ डील करती है जहाँ पर कोई प्री एग्जिस्टिंग लॉज एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि वहाँ वो ऐसे लॉज हैं जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में नहीं है, उनको लेकर जितने मैटर्स हैं, लाइक से फॉर एग्जांपल आपके वेज रिवीजन के रिलेटेड हो गया कि वेजेस को रिवाइज करने के रिलेटेड अपने जो वर्कमैन हैं उनके वेलफेयर को इंश्योर करने के लिए हमारे पास उन्होंने एक फिक्स्ड रेट रखा हुआ है, कितने वेजेस तो वहाँ पे मिलने ही चाहिए मिनिमम वर्कर्स को। तो अगर वो मिनिमम वेजेस भी नहीं मिल पा रहे हैं तो उसके रिवीजन के रिगार्डिंग भी हम कहाँ अप्रोच करेंगे, तो ट्राइब्यूनल्स के अंदर जा सकते हैं हम। गाइडिंग प्रिंसिपल्स यहाँ पर क्या रहते हैं, सो गाइडिंग प्रिंसिपल्स यहाँ पर रहते हैं फेयरनेस, इक्विटी एंड सोशल जस्टिस। तो इन सभी के बेसिस के ऊपर सारे के सारे डिसीजन पास करे जाते हैं इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स के। तो ये तो हो गया इसका कॉन्सेप्ट और फिलोसफी के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके पावर टू कॉन्स्टिट्यूट, यानी कि कौन से ऐसी अथॉरिटी है जो कि इनको कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, किसके पास में पावर है इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स को एस्टैब्लिश करने की। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही पढ़ चुके हैं कि स्टेट के पास में पावर है ट्राइब्यूनल्स को कॉन्स्टिट्यूट करने की। सो सेक्शन 7A सब क्लॉज
1 के अंदर डिफाइन करा गया है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो ऑफिशियल गैजेट के अंदर, मैकेनिज्म क्या रहेगा, ऑफिशियल गैजेट के अंदर एक नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं टू एस्टैब्लिश द इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स। स्कोप इनका कितना रहेगा, तो स्कोप इनका रहेगा कि एक ट्राइब्यूनल भी स्टैब्लिश कर सकते हैं और एक से ज़्यादा ट्राइब्यूनल्स भी स्टैब्लिश कर सकते हैं एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर। पर्पस वही रहेगा कि जितने मैटर्स हैं, अब देखो यहाँ पर हमने प्रीवियसली पढ़ा था हमने लेबर कोड्स के बारे में, तो अगर आपने वो वीडियो डिटेल में समझा हुआ है तो ये वीडियो आपको एकदम चुटकियों में समझ आ जाए, क्योंकि बहुत सारी प्रोविजन ऐसी सेम ही है जैसे लेबर कोड्स की होती है। बस वहाँ पर हमने डिफरेंस क्या पढ़ा था, लेबर कोड्स के अंदर क्या था कि हमने सिर्फ वो मैटर्स कवर करते हैं जो कि सेकंड शेड्यूल के आते हैं, लेकिन यहाँ पर मैटर्स थर्ड शेड्यूल के भी काउंट होंगे और सेकंड शेड्यूल के भी काउंट होंगे। तो उन दोनों ही शेड्यूल्स के जो मैटर्स हैं वो कवर होते हैं इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स के अंदर। तो उन्हीं के रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है इन मैटर्स के रिलेटेड, तो वो कहाँ एडजुडिकेट करा जाएगा, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स के अंदर उसको एडजुडिकेट करा जाएगा। देन let's talk about the composition of the bench। composition क्या रहेगा इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स को, सेक्शन 7A सब क्लॉज 2 एंड सेक्शन 7A सब क्लॉज 4 के अंदर डिफाइन करा गया इसकी composition के बारे में कि बेसिकली ट्राइब्यूनल्स के पास में अथॉरिटी है कि वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, जिस तरीके से लेबर कोर्ट्स के अंदर था, कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी में भी ऐसे था कि एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर को वो अपॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पर्सन होगा जिसके पास में सारी की सारी पावर्स होंगी डिसीजंस लेने की, लेकिन इसके साथ साथ वो 2 असेसर्स को भी अपॉइंट कर सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो हमने लेबर कोड्स करा था, तो उसमें हमने देखा था कि सिर्फ एक ही असेसर को अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके पास में पावर है कि वो 2 असेसर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन जैसा आप इस इमेज से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर को हाईलाइट करा गया है। दैट इट मीन्स कि मेजर पावर यहाँ पर डिसीजन लेने की किसके पास रहेगी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास ही रहेगी, जो कि सिर्फ एक ही पर्सन होगा। बाकी के असेसर्स कौन रहेंगे, असेसर्स ऐसे पर्सन होते हैं जिनको कि कोई स्पेशल फील्ड की नॉलेज है। लाइक से फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई भी डिस्प्यूट है कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री के रिलेटेड, मान लो कि वो बिस्किट्स की इंडस्ट्री है, एंड कोई ऐसे पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं जो जिनको कि बिस्किट्स के रिलेटेड कुछ नॉलेज हो, ठीक है, उसको स्पेशलिटी हो उनकी उसके रिलेटेड, ताकि उनको हेल्प कर सके डिसीजन लेने के लिए, तो उनको हम कहते हैं असेसर्स। ये एडवाइजरी होते हैं, सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं, डिसीजन कौन लेगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही डिसीजन लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ से इसको इमेज से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आर द क्वालिफिकेशंस ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर के। प्रिसाइडिंग ऑफिसर हमने अपॉइंट तो करना है, लेकिन उसकी क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगी, सो सेक्शन 7A सब क्लॉज 3 के अंदर डिफाइन करेगी इसकी क्वालिफिकेशन। तो सेम ही क्वालिफिकेशंस रहेंगी जैसे हमने लेबर कोड्स के लिए करी थी, तो वही सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स की भी रहेंगी। पहला इसमें केस क्या हो सकता है, या तो वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, ठीक है, अगर वो हाई कोर्ट का जज रह चुके हैं तो देन इन दैट केस वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन सकते हैं इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स के। सेकंड इसमें पाथवे आता है, दैट इज या तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहा हो या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रहा हो फॉर मिनिमम 3 ईयर्स। 3 ईयर्स के लिए कम से कम या तो डिस्ट्रिक्ट में किसी के जज रहा हो या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रहे हो फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, तो दे आर क्वालिफाइड फॉर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। एंड थर्ड इसमें रास्ता हो सकता है जहाँ पर हमें 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करा गया है। फर्स्ट इसमें आता है डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर रहा हो विद द लॉ डिग्री एंड 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज द कंसिलिएशन ऑफिसर। तो इस तरीके से अगर ये सारी चीज़ें अगर फुलफिल हो रही हैं एज ए डिप्टी लेबर कमिश्नर उसको उसने रहा हो, तो इन दैट केस उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए क्वालिफाई करा जा सकता है। या फिर इंडियन लीगल सर्विसेज ग्रेड 3 के जो इंडियन लीगल सर्विसेज हैं वहाँ पर 3 ईयर्स का मिनिमम उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो यहाँ पर नोट यहाँ पे लिखा गया दैट द ऑफिसर्स मस्ट रिजाइन फ्रॉम द सर्विसेज बिफोर अपॉइंटमेंट। सो ऑब्वियस बात है कि अगर वो जज है हाई कोर्ट का, तो हाई कोर्ट से उसको हाई कोर्ट के जज से उसको रिजाइन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही वो एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर वर्क कर सकते हैं, क्योंकि एक ही साथ वो 2 पोजीशंस होल्ड नहीं कर सकते। दिस इज वेरी ऑब्वियस एंड जनरल रूल है ये। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको थोड़ा-सा यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। ये 3 पाथवेज़ है यहाँ पे फॉर द क्वालिफिकेशंस फॉर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। आप चाहें तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेक्शन 7A सब क्लॉज़ 3 के अंदर इसको डिफाइन करा गया है। नेक्स्ट आता है डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। जिस तरीके से हमने लेबर कोड्स के बारे में पढ़ा था, तो उसी तरीके से इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स में भी यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया दिया गया है। पहली चीज़ तो ये कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जिसको अपॉइंट करा जा रहा है या फिर वो कंटिन्यू कर रहा है एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो वो पर्सन इंडिपेंडेंट अगर नहीं है, तो इन दैट केस उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई करा जा सकता है फ्रॉम दैट पोजीशन। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि बायसनेस ना करे, कोई भी ऐसा ना हो कि उसका जिस भी डिस्प्यूट के रिलेटेड नेशनल डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसमें उसका खुद का कोई पर्सनल मोटिव नहीं होना चाहिए, कोई भी उसकी इन्वॉल्वमेंट किसी भी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं होनी चाहिए उस मैटर के साथ रिलेटेड, ताकि वो एक अनबायस्ड डिसीजन दे सके। तो इस तरीके से वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए पर्सन। अगर इंडिपेंडेंट नहीं है, तो इन दैट केस उसको डिस्क्वालीफाई करा जा सकता है फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। या फिर इसके अलावा सेकंड कंडीशन आती है व्हेन ही हैज अटेन्ड द एज ऑफ 65 ईयर्स, क्योंकि 65 एज ही यहाँ पे एक कैप रखा गया है कि 65 की ही एज के बाद उसको रिजाइन देना पड़ेगा। तो अगर 65 की एज अटेन कर
चुके हैं, तो इन दैट केस उसको डिस्क्वालीफाई हो जाएगा फॉर दैट पोजीशन। एंड दिस इज डिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 7 क्लॉज सी के अंदर इसको डिफाइन करा गया, 7C सॉरी। अब बात करते हैं रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट्स की। बेसिकली इनके पास जो डिस्प्यूट्स आएंगे वो किसके थ्रू आएंगे। सो इनके पास जितने भी डिस्प्यूट्स आएंगे दैट विल बी कवर्ड फ्रॉम द रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट। जिस तरीके से हमने लेबर कोर्स में पढ़ा था कि उनके पास भी डिस्प्यूट्स कैसे आएंगे, तो रेफरेंस के थ्रू आएंगे। तो सिमिलरली यहाँ पर भी जितने भी डिस्प्यूट्स आएंगे इनके पास में वो सारे रेफरेंस के थ्रू ही आएंगे। और रेफरेंस कौन करेगा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इनको रेफर करेगी। अब जितने भी मैटर्स आएंगे इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स के पास में वो सेकंड शेड्यूल के और थर्ड शेड्यूल के मैटर्स हो सकते हैं। लेबर कोर्ट्स के पास में सिर्फ सेकंड शेड्यूल के मैटर्स आते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन दिया गया है कि थर्ड शेड्यूल के मैटर्स भी उसके पास जा सकते हैं इफ दे अफेक्ट मोर देन 100 वर्कमेंस इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। तो इन दैट केस यहाँ पे ये एक्सेप्शन दिया गया है फॉर द केस ऑफ लेबर कोर्ट्स। बट हम इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स की बात कर रहे हैं अभी, तो यहाँ पर हम वही समझते हैं कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रेफर करेगी डिस्प्यूट्स को सेक्शन 10 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी के अंदर। एंड एप्रीहेंडेड और एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं। और इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स आ जाते हैं जिनके पास के मैटर्स आएंगे सेकंड शेड्यूल के एंड थर्ड शेड्यूल के। और उसमें कौन कौन से मैटर्स आते हैं तो वो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसको कवर कर लेंगे। और लेबर कोर्ट्स के पास जो थर्ड शेड्यूल के मैटर्स आएंगे, जहाँ पर वो मैटर्स आएंगे जो कि 100 से ज़्यादा वर्कमेंस को अफेक्ट कर रहे हैं, तो वो लेबर कोर्ट्स के पास भी इसको रेफर करा जा सकता है। बट यहाँ पर हम सिर्फ इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स की आज बात कर रहे हैं, तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो देखो इनकी सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन क्या रहेगी। सो दैट इज डिफाइंड इन सेक्शन 10 क्लॉज सब क्लॉज डी के अंदर डिफाइन करा गया है। सो यहाँ पर सेकंड शेड्यूल के मैटर्स भी आएंगे और थर्ड शेड्यूल के मैटर्स भी आएंगे। अब सेकंड शेड्यूल के मैटर्स कौन कौन से हैं वो हम अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था लीगैलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर ऑर्डर्स और स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं, तो वो मैं पहले आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, सो आई विल नॉट रिपीट दैट। और डिस्चार्ज और डिसमिसल के रिलेटेड क्या क्या डिस्प्यूट्स हैं, तो वो सब चीज़ें डिस्चार्ज और डिसमिसल के रिलेटेड जितनी भी पावर्स हैं, तो वो सेम पावर्स यहाँ पर इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स को भी दी गई हैं। और स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स वगैरह के रिलेटेड हो सकती हैं, तो वो सारे मैटर्स कहाँ पर कवर करे जाएंगे, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स में भी कवर करे जाएंगे। इसके अलावा ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर थर्ड शेड्यूल के जितने मैटर्स हैं, यानी कि मॉनेटरी मैटर्स और स्ट्रक्चरल मैटर्स रिलेटेड हैं, लाइक से फॉर एग्जांपल वेजेस और अलाउंसेस के रिलेटेड है, या फिर आवर्स और शिफ्ट वर्क्स के रिलेटेड है, बोनस, पीएफ, ग्रेटिट्यूड, रिट्रेंचमेंट एंड क्लोजर। तो रिट्रेंचमेंट और क्लोजर टर्म्स हैं, स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स। यहाँ पर आपको ब्रीफली मैं आपके डेफिनेशंस वाले में ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, एक आइडिया आपको मिल चुका है कि इन टर्म्स का मतलब क्या होता है। लेकिन इनके ऊपर हम डिटेल्ड वीडियो आगे आने वाली वीडियोस आगे आने वाले टॉपिक्स में कवर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में अपने आप में ही ये अलग से टॉपिक है, ठीक है। अब थर्ड स्केल के अंदर कौन से मैटर्स आते हैं, देखो वेजेस के रिलेटेड आते हैं, अलाउंसेस के रिलेटेड, किसी पर्सन की वेजेस क्या रहेंगी वो डिसाइड करनी है, या फिर किसी को कम वेजेस मिल रही हैं, या फिर किसी को उसके काम से भी ज़्यादा कम वेजेस मिल रही हैं, ज़्यादा वेजेस मिल रहे हैं, कुछ भी उसके रिलेटेड आ सकते हैं। या वर्किंग आवर्स के रिलेटेड आ सकते हैं, शिफ्ट्स के रिलेटेड आ सकते हैं, किसी को बोनस देना है, ऑडिटरी फंड्स देने हैं, या फिर ग्रेटिट्यूड देना है, रिट्रेंचमेंट और क्लोजर। तो ये बड़े बड़े जितने भी मैटर्स हैं थर्ड स्केल के अंदर डिफाइन करे गए हैं, तो वो सब चीज़ें भी इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स के अंदर इसको हैंडल करा जाता है। नाउ ट्राइब्यूनल मस्ट कन्फाइन स्ट्रिक्टली टू द टर्म्स ऑफ द रेफरेंस, कि ट्राइब्यूनल के पास कौन कौन से मैटर्स आएंगे वो स्ट्रिक्टली कौन डिसाइड करेगा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, वही डिसाइड करेगा कि कौन से मैटर्स रेफर करने हैं इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स के पास। और जो मैटर्स रेफर करे जाएंगे सिर्फ वही मैटर्स ही इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स में जाएंगे। वॉलंटरली मैटर्स ये खुद से नहीं उठा सकते, ठीक है, सिर्फ रेफरेंस के थ्रू आए हुए मैटर्स इसके पास आएंगे। उसके बाद अपना आता है नेक्स्ट प्रोसीजरल ऑटोनॉमी, की बेसिकली इनका प्रोसीजर किस तरीके से फॉलो करा जाएगा। सो दैट इज डिफाइंड इन सेक्शन 11 क्लॉज 1 के अंदर डिफाइन करा गया है प्रोसीजरल ऑटोनॉमी के बारे में। सो बेसिकली यहाँ पर देखो एक ऑटोनॉमी किस चीज़ की रहेगी, नेचुरल जस्टिस की ऑटोनॉमी रहेगी, यानी कि कोई भी खुद से बाउंडेड नहीं है कि इनको पर्टिकुलरली कोई प्रोसीजर फॉलो करना ही करना है, तो ऐसा नहीं है। ये अपना खुद से कुछ भी प्रोसीजर डिसाइड कर सकते हैं जो भी इनको फॉलो करना है इन द इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स। अब यहाँ पर देखो कि जो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, एविडेंस के रिलेटेड रूल्स हैं, उनको उनके साथ भी ये बाउंडेड नहीं है। बट हाँ, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स इनको फॉलो करने होंगे। नेचुरल जस्टिस के 3 प्रिंसिपल्स होते हैं, जो अपने एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ करा था उसके अंदर हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम जिसके अंदर आता है, रीजनेबल डिसीजंस आते हैं, एंड देयर इज वन मोर। तो वहाँ पे हर एक पर्सन को यानी कि अनबायस्ड डिसीजन होने चाहिए, हर एक पर्सन को चांस मिलना चाहिए कि वो सुने उनकी बात को, ठीक है। तो उसके रिलेटेड जितने मैटर्स हैं नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स, तो वो सब गाइडेड एक गाइड का काम करेंगे फॉर द इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स। इसके अलावा दे विल बी आल्सो गाइडेड बाय द सिविल प्रोसीजर कोड, सीपीसी इसको कहा जाता है, जहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा तो वहाँ पर सीपीसी के रूल्स को फॉलो करा जाएगा।
अब जितने भी दे डिसाइड द डिस्प्यूट्स ऑन द प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस के बेसिस पर सारे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करा जाएगा। सो दैट इज द थिंग कि यहाँ पे प्रोसीजरल ऑटोनॉमी किस चीज़ की रहेगी कि नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए ये चाहें तो अपना खुद का प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। एविडेंस रूल्स के साथ ये बाउंडेड नहीं है, बट सीपीसी रूल्स के साथ इनको गाइडेंस थोड़ा बहुत ले सकते हैं वेर एवर इट इज़ एप्लीकेबल, बट नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल्स इनको मस्ट है कि फॉलो करेंगे ही करेंगे। और डिसीजन हमेशा इनके क्या रहेंगे, प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस को, प्रैक्टिकल चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए उस तरीके से डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करा जाएगा और एक डिसीजन पास करा जाएगा। नेक्स्ट आता है स्टैट्यूटरी पावर्स। बेसिकली अब क्या-क्या पावर्स हैं इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स के पास में, सो दैट इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 11 के अंदर। सो 3 मोटे-मोटे पावर्स हैं इनके पास में। सबसे पहली चीज़ आती है इंस्पेक्शन के रिलेटेड कि बेसिकली इंस्पेक्शंस, अब यहाँ पर आप सारा इसको डिटेल में लिख सकते हैं कि सैंपल कलेक्टिंग के रिलेटेड क्या-क्या पावर्स हैं, जो हम अपने प्रीवियस वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। अगर आपको लेंथ बनानी है अपने आंसर राइटिंग की तो उसमें आप ये चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर ये चाहे किसी भी प्रीमिसेस के अंदर एंटर कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड क्या है कि उनको वहाँ पे नोटिस देना पड़ेगा ऑक्यूपायर को, या फिर जो भी वहाँ मैनेज कर रहा है, मैनेजर वगैरह है अगर कोई इंडस्ट्री का, तो उसको एक नोटिस भेजना पड़ेगा उसी की मौजूदगी के अंदर। जब वो ऑक्यूपायर प्रेज़ेंट हो, उसी की मौजूदगी में वहाँ पे जाके वो इंस्पेक्शंस करेगा, सैंपल्स कलेक्ट करेगा और सैंपल्स जैसे ही वो कलेक्ट करेगा उनको साइन करवा कर एक स्टेट लैबोरेटरी के पास भेज दिया जाएगा उनके वेरिफिकेशंस के लिए। तो इस तरीके से इनके पास में राइट्स है कि इंस्पेक्शंस कर सकते हैं किसी भी प्रीमिसेस की, लेकिन नोटिस देने के बाद। सेकंड इनके पास पावर है सिविल कोर्ट की पावर्स। तो सिविल कोर्ट की सारे के सारे पावर्स इनके पास हैं, लाइक से फॉर एग्जांपल एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ द पर्सन, कंपेलिंग द प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और इशूइंग द कमीशन। सो ये सारे पावर्स सिविल कोर्ट्स के हैं। जिस तरीके से कि लेबर कोर्ट के पास पावर थी, वही सेम पावर्स यहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स के पास में भी है। अब ये जितने भी प्रोसीडिंग्स करेंगे, तो वो सारे प्रोसीडिंग्स का एक जुडिशियल स्टेटस क्या रहेगा कि उनको हम कंसिडर करेंगे एज द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स अंडर द आईपीसी। आईपीसी के अंदर इसको जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कंसिडर करी जाएंगी कि जितनी प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करी जाएंगी बाय द इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द एग्जीक्यूशन एंड स्टेटस के रिलेटेड। सो बेसिकली यहाँ पर जितने भी ये डिसीजंस पास करेंगे, जितने भी अवार्ड्स होंगे, अवार्ड्स बेसिकली क्या होता है, जो इन्होंने जजमेंट पास करा लास्ट में, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं कि वो अवार्ड्स है। और वो अवार्ड्स किस तरीके से एग्जीक्यूट करे जाएंगे, सेम एज द सिविल कोर्ट डिग्री। जिस तरीके से सिविल कोर्ट एक डिग्री पास करता है, उसी मैनर में अवार्ड्स को भी एग्जीक्यूट करा जाएगा। इसके अलावा ये कॉस्ट को रिकवर कर सकते हैं, सेम एज द अरियर्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू। सो बेसिकली जितने भी कॉस्ट वगैरह लगी है सारी प्रोसीडिंग्स करने के लिए, तो जो भी पार्टी वहाँ पे हारी है या जीती है, तो वो सब डिसाइड कौन करेगा, बेसिकली यही ट्राइब्यूनल्स डिसाइड करेंगे कि कौन कॉस्ट को कैसे कॉस्ट को रिकवर करा जा सकेगा, कितने कॉस्ट रिकवर करी जा सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें डिसाइड करी जाती हैं इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स के थ्रू। अब इनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो रहेगा, एक ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, तो उसको क्या माना जाएगा कि वो एक पब्लिक सर्वेंट ही कंसिडर करा जाएगा अंडर सेक्शन 21 ऑफ द आईपीसी, एंड दैट इज डिफाइंड इन सेक्शन 11। अब बात करते हैं आगे इसके पावर्स की। सो बेसिकली डिस्चार्ज और डिसमिसल के रिलेटेड जिस तरीके से हमने लेबर कोर्ट्स के अंदर पढ़ा था कि उनकी जो पावर्स थे डिस्चार्ज और डिसमिसल के रिलेटेड, सेम यहाँ पे पावर्स इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स को भी दिए गए हैं कि अगर किसी भी पर्सन को, कोई भी फैक्ट्री में कोई वर्कमैन है, उसको अगर डिसमिस कर दिया जाता है या डिस्चार्ज कर दिया जाता है, तो उसके रिलेटेड इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स के पास क्या क्या पावर्स हैं कि वो अगर उनको लगता है कि जो डिस्चार्ज या डिसमिसल गलत तरीके से करा गया है, तो इन दैट केस या तो वो उस डिसमिसल को सेटिसाइड कर सकते हैं या फिर ऑर्डर कर सकते हैं फॉर द रीइंस्टेटमेंट। रीइंस्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि यानी कि जिस पोजीशन में भी वो वर्कमैन पहले था, उसी पोजीशन में उसको रिस्टोर बैक करना, ठीक है। सो दैट इज नोन एज रीइंस्टेटमेंट। तो रीइंस्टेटमेंट का ऑर्डर भी पास कर सकते हैं। थर्ड इसमें आ सकता है इम्पोज लेसर पनिशमेंट, या फिर उसको कम पनिशमेंट्स दे सकते हैं, बजाय कि उसको निकाल ही दिया जाए काम से, उससे थोड़ी बहुत कम पनिशमेंट्स उसको दे सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें बेसिकली कर सकते हैं इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स related to the discharge and dismissal of the workman. So that is defined as section 11 ए के अंदर इसको डिफाइन करा गया है। बट इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे क्या है, डिसीजंस मस्ट बी बेस्ड ओनली ऑन द मटेरियल्स ऑन रिकॉर्ड, कि इनके पास जो रिकॉर्ड्स में मटेरियल हैं उन्हीं के बेसिस पे डिसीजंस पास करे जाएंगे। खुद से ये कोई इंस्पेक्शन कंडक्ट नहीं कर सकते, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। जो मटेरियल्स इनके पास अवेलेबल है, जो रिकॉर्ड इनके पास अवेलेबल है, उसी के बेसिस पर ही सिर्फ ये डिसीजंस पास कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं इनके ड्यूटीज़ की या इनके अवार्ड की। सो सेक्शन 15, 16 एंड 17 डील करता है ड्यूटीज़ एंड अवार्ड्स के साथ। सो बेसिकली सारी की सारी प्रोसीडिंग्स इनकी क्या है कि एक्सपीडिशियसली प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। एक्सपीडिशियसली का मतलब क्या है कि फास्ट प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, डिलेड प्रोसीडिंग्स नहीं होनी चाहिए। तो प्रॉपरली टाइमली उनकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो कंडक्ट होनी चाहिए।
सेकंड चीज़ आती है अवार्ड के रिलेटेड कि जो भी अवार्ड पास करेंगे, बेसिकली जो भी ये डिसीजन पास करेंगे आप कह सकते हैं, वो राइटिंग में होना चाहिए और प्रिसाइडिंग ऑफिसर के उसके ऊपर साइन होने चाहिए। थर्ड चीज़ इसके अंदर आती है कि जैसे ही वो डॉक्यूमेंट फिर बन जाएगा, पहले देखो प्रोसीडिंग्स होंगी, फिर अवार्ड आएगा, अवार्ड आने के बाद उसको पब्लिश करा जाएगा। पब्लिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अवार्ड को, और उसकी एक टाइम लिमिट है, दैट इज़ 30 डेज़। 30 डेज़ के अंदर उसको पब्लिश करना ज़रूरी है बाय द गवर्नमेंट। अगर वो 30 डेज़ में पब्लिश नहीं होता तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से ये चीज़ें उनको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आर स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स के रिलेटेड कुछ प्रोहिबिशंस लगाई गई हैं। सेम वैसी प्रोहिबिशंस है जैसे कि लेबर कोड्स के लिए लगाई गई थी, वही प्रोविजंस यहाँ पर स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स के लिए है कि कोई भी पर्सन, कोई भी वर्कमैन या कोई भी एम्प्लॉयर स्ट्राइक और लॉकडाउन नहीं कर सकता ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग बिफोर द ट्राइब्यूनल, कि जिस टाइम पर केस पेंडिंग चल रहा है ट्राइब्यूनल्स के अंदर, प्रोसीडिंग्स अभी पेंडिंग चल रही हैं, डिसीजन पास नहीं हुआ है, तब तक वो कोई भी स्ट्राइक्स नहीं कर सकते, वर्कर स्ट्राइक नहीं कर सकते एंड एम्प्लॉयर्स लॉकआउट्स नहीं कर सकते। इसके अलावा जिस दिन प्रोसीडिंग्स का कंक्लूजन निकल आएगा, यानी कि जिस दिन उन्होंने अवार्ड पास कर दिया है, उसके 2 मंथ्स के बाद तक भी वो स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स नहीं कर सकते। और ये प्रोविजंस कहाँ पर डाली गई हैं, ये प्रोहिबिशंस डाली गई हैं सेक्शन 23 क्लॉज बी के अंदर। मूविंग टुवर्ड्स सम केस लॉज, सो बेसिकली इसमें आप 3 केस लॉज ऐड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये जो टॉपिक है आपका इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स और इसके बाद हम नेशनल ट्राइब्यूनल्स करेंगे, इसके आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। वैसे मोस्टली इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स पर ही आएगा, अगर आपको लॉन्ग आएगा तो उस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो फिर आपको इसमें केस लॉज भी इंक्लूड करने होंगे अपने आंसर की लेंथ बनाने के लिए, और वैसे भी लॉ एग्जाम्स अगर दे रहे हैं आप तो उसमें केसेस मेंशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो फर्स्ट केस इसमें आता है ब्रूक बॉन्ड इंडिया लिमिटेड वर्सेस वाई के गौतम का केस है, एंड दिस इज ऑफ 1974। और इस केस के अंदर बेसिकली इशू ये था कि ट्राइब्यूनल्स के सामने जितने भी टर्मिनेशंस करे जाते हैं, कैन अ ट्राइब्यूनल क्वेश्चन अ टर्मिनेशन दैट फॉलोड द कॉन्ट्रैक्ट परफेक्टली, कि क्या जो ट्राइब्यूनल्स हैं वो ऐसे टर्मिनेशंस कर सकते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स की जो कि परफेक्टली करे गए हैं। तो इस पे ऊपर उन्होंने रूलिंग दी थी कि येस, अगर उनको लगता है ट्राइब्यूनल्स की कि जो टर्मिनेशन करा गया है कॉन्ट्रैक्ट्स का, वो अगर मैलिफाइड तरीके से करा गया है, आर्बिट्रेरली करा गया है, या फिर विक्टिमाइजेशन को अमाउंट करता है, तो इन दैट केस वो उनको एग्जामिन कर सकते हैं। विक्टिमाइजेशन क्या होता है तो उसके ऊपर हम अलग से वीडियो कवर करेंगे। बेसिकली ये पार्शियलिटी होती है विक्टिमाइजेशन, जहाँ पर एक एम्प्लॉयर किसी वर्कमैन के साथ कोई पार्शियलिटी कर रहा है, बायसनेस कर रहा है, बिकॉज कि वो एम्प्लॉयर की बात नहीं मान रहा है इस वजह से, तो उसको कहते हैं विक्टिमाइजेशन। तो बेसिकली की प्रिंसिपल यहाँ पर क्या है कि एम्प्लॉयर्स पावर टू टर्मिनेट इज नॉट एब्सोल्यूट, कि एम्प्लॉयर के पास जो पावर है कि वो किसी भी पर्सन को टर्मिनेट कर सकता है बजाय कि जो कॉन्ट्रैक्ट वो परफेक्टली फॉर्म करा गया हो, तो वो पावर उसकी एब्सोल्यूट पावर नहीं है। वो ट्राइब्यूनल्स अगर चाहें तो उसको टर्मिनेट भी कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं बेसिकली ऐसे टर्मिनेशन को। नेक्स्ट इसमें केस आता है दैट इज पॉटरी मजदूर पंचायत वर्सेस परफेक्ट पॉटरी कंपनी लिमिटेड, 1979 का ये केस है। सो बेसिकली जुरिस्डिक्शन लिमिट्स के रिलेटेड था कि क्या इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स बियॉन्ड जो रेफरेंस करे गए हैं केसेस, उनके बियॉन्ड भी अगर क्या वो केसेस को होल्ड कर सकते हैं, क्या वो जजमेंट पास कर सकते हैं। तो मैं ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि यहाँ पर उनकी एक लिमिटेशन लगाई गई है, सिर्फ वही मैटर्स को ही डील कर सकते हैं जो कि रेफर करे गए हैं उनके पास में। ठीक है? इफ रेफरेंस इज लिमिटेड टू द प्रॉपर्टी ऑफ द क्लोजर, द ट्राइब्यूनल कैन नॉट क्वेश्चन द फैक्ट ऑफ द क्लोजर इटसेल्फ, कि अगर अगर तो मान लो रेफरेंस दिया गया है केस का एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा किसी ट्राइब्यूनल्स को रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी ऑफ द क्लोजर, कि ये देखने के लिए कि जो ट्राइब्यूनल है वो प्रॉपरली हुआ है कि नहीं हुआ, फेयर मैनर में हुआ है क्लोजर कि नहीं हुआ, उसके रिलेटेड अगर रेफरेंस दिया गया है तो वो सिर्फ वही लिमिटेशन रहेगी उसकी। ट्राइब्यूनल फैक्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चन नहीं कर सकते क्लोजर के। ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे जुरिस्डिक्शन लिमिट्स के रिलेटेड ही केस आता है, पॉटरी मजदूर पंचायत वर्सेस परफेक्ट पॉटरी कंपनी लिमिटेड, 1979 का ये केस है। सो नेक्स्ट लास्ट केस हमारा इसमें आता है भारत बैंक लिमिटेड वर्सेस एम्प्लॉयज। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, 1950 का ये केस है। इसमें बेसिकली उन्होंने कहा था कि क्या एक ट्राइब्यूनल एक कोर्ट है, क्या ट्राइब्यूनल और कोर्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ऐसा यहाँ पे रूलिंग निकाली गई थी कि टेक्निकली अगर देखा जाए तो कोर्ट्स जो हैं वो और ट्राइब्यूनल्स दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। भले ही जुडिशियल फंक्शन सेम परफॉर्म करते हैं, बट टेक्निकल सेंस में अगर देखा जाए तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। और यहाँ पर एक सिग्निफिकेंस इसका ये है दैट इट इन्वॉल्व्स अ डिटर्मिनेशंस बाय अ ट्राइब्यूनल मेकिंग देम अपीलेबल अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चीज़ यहाँ पे बोली गई थी कि अपील जो फाइल कर सकते हैं ट्राइब्यूनल्स के अंदर, दैट इज अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट यहाँ पर बेसिकली मेन मुद्दा क्या था कि ट्राइब्यूनल्स और कोर्ट्स दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। भले ही ये टेक्निकल सेंस में दोनों डिफरेंट है, भले ही दोनों ही जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और किस तरीके से डिफरेंट है वीडियो को स्टार्टिंग में मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ।
सो विद दिस हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक लास्ट में देख लेते हैं कौन-कौन से सेक्शंस हमने कवर करे। सेक्शन 2 क्लॉज़ आर के अंदर हमने डिफाइन करे, इसकी डेफिनिशंस के बारे में देखा हमने। देन सेक्शन 7 ए के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से इसको कॉन्स्टिट्यूट करा जाएगा। 7 सी इज़ रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशंस एंड सेक्शन 10 इज़ रिलेटेड टू रेफरेंसेस, जहाँ पे सेकंड एंड थर्ड शेड्यूल का मेंशन करा हमने। एंड सेक्शन 11 इज़ रिलेटेड टू द पावर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, जो कि सिविल कोड के पावर्स हैं सारे। सेक्शन 11 क्लॉज ए इज इट टू द पावर टू सेट असाइड द डिसमिसल और डिस्चार्ज के रिलेटेड है वर्कमैन के। 15 से लेकर 17 तक अवार्ड, ड्यूटी एंड पब्लिकेशन के रिलेटेड है। ठीक है, सो विद दिस हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, जो कि यहाँ तक आए तो अच्छा लगा ही होगा, तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब मेन बात पे आते हैं कि आपको इसके नोट्स कहाँ से एक्सेस करने हैं, ये पीडीएफ्स आपको कहाँ से मिलेंगे। सो अगर आप इसके हैंड रिटन नोट्स एक्सेस करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप सिंपली मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया मैंने। सिंपली उस लिंक पर क्लिक करके आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, लॉ स्कूल डायरीज के नाम से। उस टेलीग्राम चैनल पे आपको फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक सारे के सारे नोट्स अवेलेबल है। सिंपली आप सर्च बार में जाकर अपने टॉपिक का नाम सर्च करिए, उसके साथ एसएस नोट्स लिख देंगे, तो एग्जामिनेशन में जो मैंने अपने नोट्स पढ़े थे, वही नोट्स आपको हैंड रिटन वहाँ पर मिल जाएंगे, और बहुत ही ईजी तरीके से आप वहाँ से इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन पे पढ़ सकते हैं। तो किसी भी तरीके की आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझने के लिए आप वीडियो देख लीजिए, और जब आपको एग्जाम्स में लिखना किस तरीके से है, पढ़ना किस तरीके से, तो वो वहाँ से आप नोट्स में देख सकते हैं। सो विद दिस हम अपने वीडियो के एंड में आ चुके हैं। सो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं, अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।